एक बार चेक करना दोस्तों, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, तो आज की नई क्लास स्टार्ट हो रही है। मैं करता हूँ सारी, आप इसको लगेगा। मन कह दीजिए भाई। ओके, हेलो। साइल नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी दोस्तों को खान सर का श्री राम क्लासेस डिफेंस एकेडमी किशनगढ़ में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपनी क्लास रहेगी भारतीय इतिहास की। मोनिका जाट, हेलो। खुशीराम सर, हेलो। सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं खान सर। जल्दी से जुड़ जाए। निशा जहांगीर, राधे राधे। आप सभी का मोस्ट वेलकम है इस श्री राम क्लासेज किशनगढ़ के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप श्री राम क्लासेज किशनगढ़ की ऑनलाइन डिजिटल दुनिया में शेयर करोगे आपको। अभी देखिए, जल्दी से आप जुड़ जाइए, और जितना आप जुड़ोगे, जितना इस क्लास को शेयर करोगे, दबादब फटाफट शेयर कीजिए। आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, ताकि क्लास आपकी और अच्छी रहेगी। तो देखिए, हम आज श्री राम क्लासेज किशनगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, और आप सभी का मैं फिर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं खान सर, जल्दी से जुड़ जाइए, कुछ ही देर में आपकी क्लास शुरू होने वाली है। जय श्री राम सभी को। अपनी जो क्लास है अभी शुरू हो रही है। अपनी क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दो। आज की क्लास बहुत जोरदार होने वाली है। पहले जो क्लास वो जीके की होगी, उसके बाद में एक अलग से लिंक है जिस पर आपको जाके मैथ्स की क्लास को चलाना है। पहले जो अभी जो लिंक शेयर किया ना हमने, जिस पे आप देख रहे हो, इस पर सिर्फ जीके क्लास होगी। ये क्लास जब खत्म हो जाएगी, इसके बाद वापस आपको चैनल पे जाना है, और दूसरा जो लिंक है मैंने आपको भेज रखा है, वरना चैनल पे मिल जाएगा आपको, उस पर आपकी मैथ्स क्लास चलेगी। हाँ, सभी को राधे राधे। क्लास शेयर कर दो भाई, आप सभी स्टूडेंट आ जाए ताकि हम क्लास कंटिन्यू कर सके। जीके की बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है। हाँ, सुरमा जाट, राम राम। कृष्णा, हेलो। अनीश सर जी, हाँ अनीश सर जी आपको नमस्ते बोलेगा। हरे कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, सुखी गुजर। क्लास अपनी एक बार ये सभी स्टेटस लगा दो, इसको शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट लाइव आ जाए और अपनी क्लास चालू कर सके हम। हाँ जगदीश जाट, राम राम भाई। आज सर खान सर है, मेरे अच्छे मित्र हैं। आज जीके में आप हिस्ट्री क्लास लेंगे, इंडिया हिस्ट्री। तो आप जो कि आपके एसएसजीडी में लगभग सभी एग्जाम में इंडिया जी के आता ही है, सभी में काम में आएगी। और सर अच्छा आपको डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत फायदा मिलने वाला आपको आज। तो ये क्लास सभी को शेयर कर दो एक बार। हाँ जगदीश भाई, शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम क्लासेज के राम सर को, जिन्होंने आपको मेरा परिचय करवाया। सीमा बजाट, राम राम। मोनिका जाट कर दिया, बहुत बहुत थैंक यू। सरवनलाल गुर्जर, जय दरबार की, आपका भी मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। जीतू मेघवाल, धौलपुरिया, आपका भी राम राम। बिल्कुल अच्छा। श्री सी वाले क्लासेज, जय खुशीराम जी, बार बार बहुत बहुत धन्यवाद। माया, गुड इवनिंग सर जी। बिल्कुल कृष्णा। तो देखिए, आप जल्दी से आ जाइए और जल्दी से जुड़ जाइए। आज आपकी जो क्लास रहने वाली बड़ी रोचक, बड़ी हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, मगर जो आज क्लास रहेगी, आप इस क्लास का आनंद लीजिए। और एक बार सभी कंपटीशन जो भी हैं, उनमें इंडियन हिस्ट्री का रोल रहता है। आपको बड़ी बारीकी से, बड़ी
इजी वे में पढ़ाई जाएगी, बातों बातों में आपको याद हो जाएगा। कुंदन प्रजापत हाय, महेंद्र जाट राम राम। ऐसे ही आप क्लास को फटाफट शेयर करते रहिए, दबाकर शेयर करिए साहब, जितना आप शेयर कर सकते हो, जितना अपने विद्यार्थियों को फायदा मिल सके उतना होना चाहिए। आज आपके बीच मुझे यहाँ लेकर आए हैं राम सर, जो श्री राम कोचिंग क्लासेस के ओनर है। वो आपके बीच मुझे लेकर आए हैं। आपको एक अच्छी फैकल्टी मिलेगी, एक अच्छा मैटर मिलेगा आपको। इतिहास आपने पढ़ा होगा। अब आप सभी आ जाएं तो हम चालू कर दें, सभी आ जाए तो हम चालू कर दें इसको। शरवण लाल गुजर शेयर करो, बिल्कुल अच्छा शेयर करो, बहुत बढ़िया। सोहेल खान हेलो, बिल्कुल सभी जुड़े रहें, अधिक से अधिक संख्या में आप आए ताकि हम क्लास को सही ढंग से चालू कर सकें। महेंद्र तंवर तोद हेलो, बिल्कुल हेलो सर। कृष्णा गुड इवनिंग, सभी का मोस्ट वेलकम है। बार बार मैं सबका वेलकम कर रहा हूं, सभी का मोस्ट वेलकम है इस श्री राम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कृष्णा गुड इवनिंग, वारिस कोलावत हेलो, देवाराम गुजर राम राम, योगेश सिंह आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं खान सर इस क्लास में। सुखी गुजर राम राम, आ जाओ जल्दी से, दबाकर शेयर करो क्लास को, जितना आप शेयर कर सकते हो उतना। काफी अच्छा लग रहा है, आप लोगों का प्यार प्रेम मोहब्बत ऐसे ही बनी रहे श्री राम कोचिंग क्लास के साथ। इसी आशा इसी उम्मीद के साथ मैं क्लास को शुरू करने जा रहा हूं। तो देखिए, हम बात करेंगे आज भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास देखिए एक रोचक क्लास रहेगी, जिसके अंदर मैं आपके सामने कंटेंट पेश करूंगा। तो आप इस प्रकार बने रहें, बिल्कुल शुरू से एंड तक ध्यान से सुने। सोहेल खान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सभी का स्वागत है, सभी का मोस्ट वेलकम है। कृष्णा गुड इवनिंग, बेस्ट ऑफ। तो देखिए, मैं क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं। आज जो अपनी क्लास की शुरुआत रहेगी दोस्तों, आज जो हमारी शुरुआत रहेगी दोस्तों वो रहेगी भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा। यहां तक अगर आप आए हैं तो भारतीय इतिहास आपने ओबियसली पढ़ा होगा। तो देखिए, हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ब्लू, ठीक है। तो देखिए आगे सभी आप, अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की, कि आपको पता होगा कि भारतीय इतिहास को आप पढ़ते आ रहे हैं और मैं इतिहास की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है। तो अगर मैं भारतीय संदर्भ में बात करूं तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है दोस्तों अथर्ववेद में। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। जो इतिहास शब्द की हम चर्चा कर रहे हैं, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो कहां मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, हम ज्यादातर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हेरोडोट से शुरू करते हैं, जबकि हम हिस्ट्री को शुरुआत करेंगे जीरो से लेकर ऊपर तक चलेंगे दोस्तों। तो यहां पर
इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? वो मिलता है अथर्ववेद में। अब देखिए दोस्तों, हमें इसको समझने के लिए क्या करना है? समझने के लिए देखिए दोस्तों कि हम मैं इतिहास को लूंगा, इतिहास शब्द को लूंगा, तो आप देख सकते हैं इतिहास शब्द की अगर बात करूं तो इति धन है धन आस। तो देखिए, अगर आप इति धन हास भी लिखते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप इति धन है धन आस लिखते हैं तो भी ठीक है। देखिए, इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपको मिल रहा है अथर्ववेद में। इति का मतलब होता है दोस्तों ऐसा, इति का मतलब क्या होता है? ऐसा। और है शब्द जो है दोस्तों, ये किसकी तरफ इशारा करता है? निश्चितता की तरफ इशारा करता है कि यहां पर कोई ना कोई चीज है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें कि कोई मेरे सामने खड़ा, तो हम कह सकते हैं यहां है कोई, यहां पर कोई है। तो है किसकी तरफ इशारा करता है? निश्चितता की तरफ। तो है का यहां हो जाएगा ही, और आस का मतलब हो जाएगा दोस्तों था। तो अगर मैं इसका शाब्दिक अर्थ निकालूं तो क्या हो जाएगा इतिहास का? ऐसा ही था। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसा ही था। तो देखिए, मैं अगर शाब्दिक अर्थ निकालता हूं तो इसका हो जाएगा दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसा ही, ऐसा ही था। एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें मिलता है आपको कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसा ही था। अब आप देख सकते हैं यहां पर मैंने चर्चा की है कि इति का मतलब ऐसा है किसकी तरफ इशारा करता है? निश्चितता की तरफ इशारा करता है कि निश्चित रूप से ऐसा था। तो आप इसको दूसरे अर्थ में हिस्ट्री के हिसाब से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? कि ऐसा, इतिहास में हम पढ़ते हैं क्या? घटनाओं का अध्ययन करते हैं। घटनाएं कौन सी दोस्तों? घटनाएं वो होती है जो मानव के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाती है। ऐसी घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, और किस प्रकार करते हैं? क्रमबद्ध करते हैं। तो देखिए, आप क्या लिख सकते हैं? ऐसा, ऐसा निश्चित रूप से, ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ, घटित हुआ था, घटित हुआ था। तो हम लिख सकते हैं दो रूपों में इसको। देखें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं ऐसा ही था। अगर है के हिसाब से कि ऐसा ही था, तो है का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? निश्चितता दिखा रहा है, यानी यहां पर कोई वस्तु या कोई घटना घटी थी, तो निश्चितता की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ था। आप सब लोग जानते हैं कि भागचंद गुजर, बिल्कुल आपका भी मोस्ट वेलकम है। टेक्निकल टीम, राम राम साहब, बिल्कुल। और देसी बालक, गुड इवनिंग। बिल्कुल, आप मेरा नाम भी जानते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कैलाश जाट, जय तेजा बाबा की सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, यानी श्री राम क्लासेज डिफेंस एकेडमी किशनगढ़ में। तो देखिए दोस्तों, इतिहास शब्द अगर पूछा जाए आपसे कि इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहां मिलता है? अथर्ववेद में। इसके बाद इतिहास क्यों हम पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले हम जब कोई चीज समझ नहीं आए दोस्तों, तो आपको क्या करना है? यानी उसका विच्छेद कर लेना है। जैसे इतिहास का मैंने विच्छेद किया है, इति धन है धन आस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इति धन आस। तो देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ इति का मतलब होता है ऐसा, है का मतलब ही या निश्चित, आस यानी था। एनसीईआरटी के अनुसार ऐसा ही था। जो आप एनसीईआरटी किताबों में पढ़ते हैं, जो हम जैसे मान लो कि आपने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा है, मध्य काल पढ़ा है, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा है, जो किताबों में जो चीजें लिखी हुई, जो घटनाएं लिखी गई है, वैसी की वैसी घटनाएं हुई थी, इस बात की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए एनसीईआरटी कहती है ऐसा ही था। और हम इसको अपने रूप में कह सकते हैं इतिहास की भाषा में
कि ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ था। क्या घटित हुआ था? कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनसे इतिहास बना था। तो देखिए यहां तक हम क्लियर कर चुके हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि और साथ में देखिए नोट्स बनाते चलिए। ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपके आगे कोई भी एग्जाम हो, हम इस प्रकार से नोटिंग करवाएंगे कि आप राजस्थान का एग्जाम हो या भारतीय जो भारत का एग्जाम हो राष्ट्रीय स्तर का, उसमें भी आप एग्जाम में ये क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। तो यहां तक आपका हो गया है। आगे देखिए, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए शुरू शुरू में अपनी यात्रा आगे बढ़ रही है और आगे हम चलते हैं सीधा इतिहास के शब्द को लेकर। यहां तक हमने चर्चा कर ली। अब देखिए आप आगे आगे देखिए दोस्तों, इतिहास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। देखिए डायरेक्ट हम इतिहास को क्या कहते हैं? हिस्ट्री। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री किस भाषा का शब्द है दोस्तों? हिस्ट्री अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हिस्ट्री अंग्रेजी भाषा का शब्द है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मगर कहते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो इस शब्द की उत्पत्ति जो हिस्ट्री की, जो हम जिसको हम वर्तमान में हिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, और आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री शब्द कहां से उत्पन्न हुआ। तो ये हिस्ट्री शब्द जो उत्पन्न हुआ दोस्तों, वो हुआ है यानी हिस्टोरिया से। किससे हुआ है? हिस्टोरिया से। वो किससे हुआ दोस्तों? हिस्टोरिया से। आपको बड़ी बारीकी से समझना होगा, बड़े ध्यान से सुनना, क्लास को छोड़ के ना जाएं आप, कोई भी काम उसको छोड़ दें, क्योंकि शिक्षा जीवन नहीं है, शिक्षा जिंदगी है। और देखिए कुछ चंद लाइन में बोलना चाहूंगा श्री राम क्लासेस डिफेंस एकेडमी किशनगढ़ के लिए। कहते हैं कि अभी जिंदगी में कहीं इम्तिहान बाकी है, अभी जिंदगी में कहीं हार बाकी है, जिंदगी में कहीं जीत बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। और चले हैं चले हैं श्री राम कोचिंग क्लासेस से नई मंजिल की ओर, अभी तो एक पन्ना लिखा है, अभी तो किताब बाकी है। यानी आप जुड़े रहें और आप अपने सपनों को साकार करें। किसके साथ जुड़कर? श्री राम क्लासेज डिफेंस एकेडमी किशनगढ़ के साथ जुड़कर दोस्तों। तो हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। हिस्ट्री शब्द का जो शब्द है किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। मगर इस हिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुई? वो शब्द है दोस्तों हिस्टोरिया। और ये हिस्टोरिया किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ग्रीक भाषा का। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। और ये ग्रीक भाषा कहां चलती थी दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि ग्रीक भाषा जो चलती थी दोस्तों कहां पर? यूनान। ग्रीक भाषा चलती थी यूनान। और यूनान में देखिए हिस्टोरिया शब्द का ग्रीक भाषा में क्या अर्थ है, यानी इसका अगर हम अर्थ लें तो शाब्दिक अर्थ लें इस भाषा में, ग्रीक भाषा में, तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों? शाब्दिक अर्थ होगा इसका शोध से प्राप्त ज्ञान। क्या हो जाएगा? शोध से प्राप्त ज्ञान। इसका अगर हम लें शाब्दिक अर्थ तो क्या हो जाएगा दोस्तों? शोध से प्राप्त ज्ञान। आप सब जानते हैं बेसिकली कि कैलाश सैनी जी आपका भी मोस्ट वेलकम है। और देखिए शोध से प्राप्त ज्ञान का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर विषय बनता है तो पहले उस पर क्या होता है? अनुसंधान होता है। उस विषय की सारी बारीकियों को चेक किया जाता है, उस पर रिसर्च किया जाता है, तब जाकर उसको स्वतंत्र विषय बनाया जाता है। यूनान दोस्तों, अगर यूनान की बात आती है तो यूनान वो जगह है जहां से तीन तीन विषयों का जन्म हुआ। आपको पता होगा इतिहास का जन्म भी कहां होता है? यूनान में। और इतिहास का पिता जिसको कहा जाता है वो है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स कहां के थे? यूनान के थे। 5वीं शताब्दी में यानी इतिहास का जन्म हुआ। और यहीं से राजनीति विज्ञान अगर आपने पढ़ी है तो अरस्तु जिसको राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है वो भी कहां से है? यूनान से है। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफी की बात करें
तो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसका जन्म भी कहाँ हुआ दोस्तों, ग्रीक भाषा के लेकर यूनान देश में हुआ। तो यूनान एक बहुत बड़ी जगह थी जहां से तीन तीन विषय निकले, तो शोध से प्राप्त ज्ञान। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि यही हिस्ट्री, यही हिस्टोरिया, इसी हिस्टोरिया से आगे एक शब्द बनता है दोस्तों, और उसका नाम है हिस्ट्रीज। इसी हिस्टोरिया से एक आगे शब्द बनता है हिस्ट्रीज। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नोट बिल्कुल नोटिंग करते रहिए आप अपनी बुक में, नोटबुक में, बिल्कुल जिस प्रकार मैं चल रहा हूं उसी सिरे से आप लिखते जाइए। देखिए, हिस्टोरिया से एक शब्द आया दोस्तों, और वो आया हिस्ट्रीज। क्या आया? हिस्ट्रीज। और जो हिस्ट्रीज शब्द है, हिस्ट्रीज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला, सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन है दोस्तों? वो है, सर्वप्रथम प्रयोग किया किया इस शब्द का, वो है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। और इसको हेरोडोट्स के नाम से भी जानते हैं। यानी हिस्ट्रीज शब्द का हिस्टोरिया से क्या बना है? हिस्ट्रीज। और हिस्ट्रीज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने जो दोस्तों एक क्या लिखी है? एक पुस्तक लिखी है, एक बुक लिखी है, और उसका नाम है दोस्तों हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। उस पुस्तक का नाम क्या दोस्तों? बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। तो देखिए आप, हिस्टोरिया से क्या बना? हिस्ट्रीज। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन? हेरोडोट्स, जो कहां का है? यूनान का है। और इसने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, बुक लिखी, उसका नाम है हिस्टोरिका। और ये हिस्टोरिका बुक कब लिखी दोस्तों? तो आप ध्यान रखें दोस्तों, 5वीं शताब्दी में। कब लिखी? 5वीं शताब्दी में। तो आपको पता चल गया होगा अब तक, इतिहास की जो यात्रा हमने शुरू की, कहां से शुरू की हमने? भारतीय संदर्भ से शुरू की, कि इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि इतिहास के टुकड़े किए, एनसीईआरटी के अनुसार ऐसा ही था। और इतिहास की भाषा में होता है कि ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से घटी थी जिनको हम इतिहास में पढ़ते हैं। ध्यान कर लेना, ये इतिहास किसका बनता है? ये नहीं कि जैसे मैंने आज पढ़ाया और मैं कल इसको इतिहास बना लूं, ऐसा नहीं हो सकता। इतिहास कब बनेगा? ऐसी घटनाएं जिसका मानव के जीवन में फर्क पड़ा, परिवर्तन हुआ मानव के जीवन में, उन घटनाओं से, उसे कहते हैं इतिहास। ठीक है? तो देखिए, अब इसी हेरोडोट्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इतिहास का जनक। क्या कहते हैं इसको? इतिहास का जनक। अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास का जनक कौन है, तो इतिहास का जनक है हेरोडोट्स। यानी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इतिहास का जनक कौन है दोस्तों? हेरोडोट्स। और देखिए, अगर क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, क्वेश्चन देखो कैसा भी आ सकता है। श्री राम क्लासेस, सभी को गुड इवनिंग स्टूडेंट। कुलदीप गुजर, राम राम गुरुजी। बिल्कुल राम राम। रेखा चौधरी, गुड इवनिंग बेटा। माया, यस यस बिल्कुल। और जीतू मेघवाल धौलपुरिया, बिल्कुल। अच्छा लग रहा है आपको, आपका थंब आया है। कुलदीप गुजर, आपने नमन किया है, थंब भी दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है कि आप लोग जुड़े हैं और आपको अच्छा लग रहा है। तो आप देखिए, ऐसे ही जुड़े रहे और क्लास को फटाफट दबादब शेयर करते रहें। क्लास को अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि शेयर करें और लाइक करें, और इस चैनल पे अधिक से अधिक लोग जुड़ें। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये क्लास जो तूफानी क्लास है, ये तूफान आपकी जिंदगी में एक ऐसा आएगा जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब देखिए, वापस मैं आता हूं अपनी बात पर। हिस्टोरिया, हिस्टोरिया से क्या बना? हिस्टोरीज। और हिस्टोरीज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया हेरोडोट्स ने। कहा किया? उनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका में। और हिस्टोरिका पुस्तक कब लिखी गई? 5वीं शताब्दी में। और इतिहास का जनक कौन है दोस्तों? हेरोडोट्स। अब क्वेश्चन पुटअप हो जाता है आपसे, जैसे मान लो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है?
भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो आप नोट डाल के लिख सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि भारतीय इतिहास का जनक जनक तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, क्या बात है। सबसे पहले कृष्णा का आंसर आया, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और बहुत अच्छा आंसर आया। और देखिए वो है महर्षि महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने यानी महाभारत लिखा, इसी कारण इसको भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। यानी विश्व का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो है महाभारत, 5000 पन्नों का, तो इसलिए इसको कहा जाता है। आगे ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, फिर नोट डाल के आप लिख सकते हैं। और वो है दोस्तों राजस्थान के इतिहास का जनक। ये तो शायद करीबन सबको आता होगा, सभी के देखो कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि ये तो सबको आना चाहिए कि राजस्थान इतिहास का जनक। जनक कमेंट बॉक्स में अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, जल्दी से बताएं भाई। ये तो अपना राजस्थान की बात कर रहा है, राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? नहीं नहीं, थॉमस नहीं है। ये आपने कैसे लिख दिया, माया थॉमस नहीं है। आप थोड़ा विचार करें और सोचें कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? देखो मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। दबा के आंसर आना चाहिए, ये तो आना ही चाहिए। हम राजस्थान के हैं, जरूरी है हमें तो नॉलेज में होनी चाहिए। कैलाश मैक्सवंशी बिल्कुल प्रणाम। निशा जांगिड़, सबसे पहले निशा जांगिड़ का आंसर आया, टोड लिखा है, और कृष्णा ने पूरा जवाब दिया है, कर्नल जेम्स टोड। बहुत बहुत रोहित किशनगढ़ उन्होंने भी दिया है, जेम्स कर्नल टोड, सभी का बिल्कुल धन्यवाद। देखिए राजस्थान इतिहास का जनक है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास में क्या कहा जाता है, यह भी आपको पता होगा। कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है घोड़े वाला बाबा, यानी घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। तो देखिए इन्होंने, आपको पता है सिरोइन की क्रम असली रही है, और यानी भीलवाड़ा सिरो का एरियन का बीच में रहा, वहां पर ये घोड़े पर बैठकर इतिहास लिखते कहीं भी जाते थे, इसलिए इतिहास में किस नाम से प्रचलित हुए, घोड़े वाले बाबा। अगर आपसे क्वेश्चन, हाथीराम जी आपका भी बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। ये हमारे हाथीराम जी साथी है भाई, बिल्कुल राम राम जी, आपका राम राम स्वीकार है, और आप आए बहुत अच्छी बात है। हाँ मनसा चौधरी आपने भी जवाब दिया, अच्छी बात है। मैं सभी के कमेंट पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे क्लास आगे भी बढ़ानी है, तो आप सबको जिनका कमेंट नहीं भी पढ़ा जा रहा है वो बुरा ना माने, और धीरे धीरे हम सबका नंबर ले लेंगे। तो देखिए हिस्टोरीज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया हेरोडोट्स ने, किस पुस्तक में किया? हिस्टोरिका में। और हिस्टोरिका किस समय लिखी गई थी? 5वीं शताब्दी में। इतिहास का जनक इसको कहा जाता है हेरोडोट्स को, और भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है महर्षि वेदव्यास को। और देखिए दोस्तों राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड, जिसको घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अतिराम जी आपका। और आगे देखिए एक और क्वेश्चन बनता है इसी श्रेणी में, राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करूं, और वो बनता है दोस्तों आधुनिक राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का, आधुनिक राजस्थान का के इतिहास का जनक, यह भी सबको आना चाहिए, किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों आधुनिक राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और इन्होंने किताब लिखी दोस्तों, क्योंकि
क्यों कहा जाता है आधुनिक राजस्थान? क्यों हम जब बात ये आती है कि राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है, कर्नल जेम्स टोड है, घोड़े वाला बाबा है, मगर ऐसा क्वेश्चन क्यों बना कि राजस्थान, आधुनिक राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? क्योंकि जो कर्नल जेम्स टोड ने इतिहास लिखा है वो मिथक पर लिखा है, सुनी सुनाई बातों पर लिखा है, मगर कर्नल जेम्स टोड ने लिखा, मगर आधुनिक राजस्थान के पंडित गौरी संघ हीराचंद ओझा, जिन्होंने बड़ी बारीकी से अभिलेखों का, शिलालेखों का और साहित्य ग्रंथों का अध्ययन करके इतिहास लिखा, इसलिए इसको कहा जाता है आधुनिक राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। मिस्टर विनोद, हेलो। निशा जांगीड़, एंटनी नहीं है, मैं भी आ गया, बिल्कुल आप आ गए, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और खुशी। बहुत ही शानदार क्लास, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छी लग रही है, आप ऐसे ही बने रहें। आपके बीच हम जीरो से आपको हीरो कैसे बनाएंगे, कैसे आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाएंगे, हमारी कोशिश रहेगी और आप इस कोशिश में बस हमारा साथ दीजिए, हम आपका बिल्कुल पूरी तरह आपको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी तक जो मैंने एक बार रिकॉल कर देता हूं, क्योंकि जो अभी जुड़े हैं उनको पता लग जाए कि हमने क्या मैटर लिया है। देखिए आप, भारतीय इतिहास की क्लास है। देखिए, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है दोस्तों कहां? अथर्ववेद में, क्योंकि वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो मैंने वहां से उठाया है, यानी इसको अथर्ववेद में मिलता है। इसके बाद देखिए, इतिहास को हम पढ़ रहे हैं तो इति, जब कोई शब्द समझ में नहीं आए तो आप उसका विच्छेद कर लें। इति धन है, धन आस, जिसका मतलब है ऐसा ही था। अब है का मतलब है किसकी तरफ इशारा कर रहा है? निश्चितता की तरफ इशारा कर रहा है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कहोगे आप? इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऐसा ही था। जो आपकी इतिहास की किताबों में जो लिखा हुआ आता है, बिल्कुल वैसी की वैसी घटनाएं घटी थी। और निश्चितता किस तरफ इशारा करती है? कि ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ था। इसके बाद देखिए आगे, आगे हमने बात की कि दोस्तों इतिहास को अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है? हिस्टोरिया से हुई है। किससे हुई है? हिस्टोरिया से हुई है। और हिस्टोरिया जो शब्द है कौन सी भाषा का दोस्तों? ग्रीक भाषा। जो ग्रीक भाषा कहां चलती है? यूनान में। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शोध से प्राप्त ज्ञान, यानी अनुसंधान या रिसर्च कह सकते हो आप, शोध से प्राप्त ज्ञान। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे, आगे देखिए कुलदीप गुजर, बिल्कुल अच्छी लगी आपको क्लास, इसके लिए आपको दिल से थैंक यू। और देखिए, हिस्ट्रीज शब्द हिस्टोरिया से क्या बना है? हिस्ट्रीज। और हिस्ट्रीज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन? हेरोडोट्स। और हेरोडोट्स ने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, उसका नाम है हिस्टोरिका। और ये कब लिखी गई दोस्तों? ये लिखी गई 5वीं शताब्दी में। कब लिखी गई दोस्तों? 5वीं शताब्दी में। और हेरोडोट्स को कहा जाता है इतिहास का जनक, यानी इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोट्स। और देखिए इसके बाद हम आते हैं इतिहास वर्ग के। भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि वेदव्यास। और राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड, जिसको कहा जाता है घोड़े वाला बाबा। अब देखिए आप आगे, यहां तक हमने देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखो हम चाहते तो एमसीक्यूज क्वेश्चन करवा सकते थे, मगर क्या कि पहले आप थ्योरी पढ़ें, उसके बाद जब एमसीक्यूज क्वेश्चन एमसीक्यूज कराएंगे तो उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। डायरेक्ट अगर एमसीक्यूज क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। पहले आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको ऐसा लगे कि वास्तव में हमने पढ़ाई की है और हम इसी प्रकार, क्योंकि मैं ऐसा बनाना चाहता हूं कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सको, आप बिल्कुल जीरो से हीरो बनो, यही हमारी सबकी। देखिए यहां तक की इतिहास की यात्रा हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, हम इतिहास के टुकड़े करेंगे कि इतिहास क्या है, किस प्रकार इतिहास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर भारतीय इतिहास की हम बात करते हैं तो इतिहास को क्या करते हैं? इतिहास के देखिए 3 भाग में बांटेंगे इसको। इतिहास को 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग होगा दोस्तों प्राग ऐतिहासिक।
इसको आप भाग भी कह सकते हैं, काल भी कह सकते हैं। इतिहास को हम 3 कालों में बांटेंगे। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है दोस्तों जिसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। देखिए इसमें आप क्या पढ़ोगे कि आप देखिए कि प्राक ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है। कोई जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि प्राक ऐतिहासिक, प्राग कई बार आप पढ़ते होंगे प्राक, मैंने लिखा है प्राग और आप कई बार पढ़ते हैं प्राक। तो देखिए अगर आपने हिंदी में व्यंजन संधि पढ़ी है तो जो वर्णमाला का तीसरा शब्द है वो ऑटोमेटिक पहला या तीसरा हो सकता है, तो इसको प्राक या प्राग कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो देखिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो। देखिए अभी तक आंसर नहीं आया, चलो मैं ही दे देता हूं। प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूसफील्ड। रॉबर्ट ब्रूसफील्ड, रॉबर्ट ब्रूसफील्ड को क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूसफील्ड। कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद, आपके हर बार आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत आगे तक जाओगे आप। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल का जनक है रॉबर्ट ब्रूसफील्ड। और इसी के साथ आप देखिए शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो आप देख सकते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आद्य ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है जॉन मार्शल को। किसको कहा जाता है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल वही जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया के सामने सबसे पहले प्रकाश में लाया। जब हम इंडस सिविलाइजेशन पढ़ेंगे वहां पर इस बात को आपको विस्तार से बताया जाएगा। और ऐतिहासिक काल का जनक है दोस्तों वो है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स। तो आप देखिए तीनों काल हमारे फिक्स हो गए हैं। हमने देखिए यात्रा कहां से शुरू की, हमने यात्रा शुरू की इतिहास के वहां से। देखिए आपको अलग अलग काल के अलग अलग जनक भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। और बिल्कुल इजी वे में पढ़े आप, बिना लोड लेके। आपको केवल इस प्रकार पढ़ना है कि आप अपना कोई भी एग्जाम आए उसको आप करेक्ट कर सको। तो देखिए प्राक ऐतिहासिक काल का जनक कहते हैं रॉबर्ट ब्रूसफील्ड को, और आद्य ऐतिहासिक काल का जनक कहते हैं जॉन मार्शल को। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक काल का जनक कहते हैं हेरोडोट्स को। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इतिहास के इन कालों को अलग अलग देखेंगे कि इन कालों में क्या हुआ था, कैसे हुआ, क्यों कहा जाता है इसको, वो बारे की चीजें घटना की हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले जिसका अध्ययन करेंगे वो है दोस्तों प्राक ऐतिहासिक काल। इस प्राक ऐतिहासिक काल में देखिए दोस्तों इस काल को हम कितने भागों में बांटेंगे? इस काल को हम 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। इस काल को कहा जाता है दोस्तों पाषाण काल। मुख्य रूप से इसको क्या कहा जाता है? पाषाण काल। पाषाण काल। पाषाण काल देखिए, पाषाण काल उस काल को कहते हैं अतीत, कि मानव को जब सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान नहीं था, मानव को जब किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, मानव खानाबदोश जिंदगी जीता था,
आखेट करता था। उस काल में मानव आदि मानव था, मानव के हथियार सुगड़े नहीं थे, हथियारों का आकार बड़ा था। वो काल है दोस्तों पाषाण काल, जिसके अंदर मानव के पास यानी जिसमें मानव ने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। तो देखिए पाषाण काल को देखिए दोस्तों, हम इस पाषाण काल को 4 भागों में बांटेंगे। और देखिए पहला है यानी पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसको आपको और समझना तो देखो मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूं वापस, आपको और इजी समझ में आ जाएगा। देखिए किस प्रकार, आप देखिए दोस्तों प्राक ऐतिहासिक काल में देखिए हमें क्या मिले, दो चीजों को हम आधार मानते हैं। इतिहास को पढ़ने के लिए समझने के लिए दो चीजें आधार होती है। एक तो होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य किसे कहते हैं? प्राचीन वस्तुएं जो हमें खुदाई में उत्खनन में प्राप्त हुई है उन्हें कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। एक हम बात करेंगे दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्यों के बाद यानी लिखित प्रमाण, कि हमें लिखित साक्ष्य मिले कि नहीं मिले। तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप देख सकते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, तो यहां पर देख सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य आपको क्या हुए, प्राक ऐतिहासिक काल में प्राप्त हुए। हमें तीनों ही काल में क्या मिले हैं? पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। जब हमने खुदाई की है तो हमें कोई ना कोई मानव से जुड़ी हुई वस्तु हमें मिली है। वो मृत भांड हो सकते हैं, वो हैंड एक्स हो सकती है, वो मानव का मानव के द्वारा निर्मित कोई चित्र भी हो सकते हैं, और सभ्यता भी हो सकती है। तो देखिए तो तीनों में आपको क्या प्राप्त हुए हैं? पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहां पर भी आपको प्राप्त हुए हैं, और यहां पर भी आपको पुरातात्विक साक्ष्य क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। अब देखिए दूसरा आधार जो है दोस्तों वो है लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य या लिखित प्रमाण हम कह सकते हैं। यहां पर प्राक ऐतिहासिक काल में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। यहां पर हमें लिखित साक्ष्य नहीं हुआ। किसी भी प्रकार की लिखित चीज हमें यहां पर नहीं मिली, कोई भी लिखित कहीं पर भी लिखा हुआ हमें कुछ भी नहीं मिला। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ दोस्तों? आपको लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए। लिखित लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, मगर हम उनको आज तक पढ़ नहीं पाए। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि लिखित साक्ष्य तो हमें मिले, लिखित प्रमाण तो हमें मिले, मगर हम उनको आज तक पढ़ नहीं पाए। जब आप किसी चीज को पढ़ नहीं पाओगे तो उसको आप क्या कहोगे इतिहास की भाषा में? अपठनीय है। क्या है? अपठनीय है। क्या है? अपठनीय है, यानी इसको हम पढ़ नहीं पाए। ये हमारे लिए आज भी क्या है? रहस्य बनी हुई है। कौन सी? सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, इसको आज तक हम रीड आउट नहीं कर पाए, तो इसलिए हमारे लिए क्या है? अपठनीय है। और यहां पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों लिखित, वो क्या है? पठनीय है। जिसमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का काल होगा, जिसमें महाजनपद काल होगा, जिसमें मौर्य, गुप्त, यानी इनको हमने पढ़ा है, यानी उनके लिखी हुई को, जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमैक लिपि 1837 में पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये काल जो है ये हमारे लिए पठनीय है। इसमें क्या आएगा? देखिए दोस्तों इसमें लिखित साक्ष्य प्रमाण नहीं हुए हैं, कहीं पर भी हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहां पर लिखित साक्ष्य मिले हैं मगर वो अपठनीय है। और इसमें दो स्थान आते हैं अपठनीय में, कौन कौन सा? एक तो देखिए दोस्तों सिंधु सभ्यता, सिंधु सिंधु सभ्यता जिसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। और दूसरा है दोस्तों वैदिक सभ्यता।
और दूसरी है दोस्तों वैदिक सभ्यता। अब आप कहोगे सर कि वेदों की तो हमें जानकारी है, हमने तो वेदों को पढ़ा है, तो यहां पर क्यों ऐसा आपने लिख दिया कि वैदिक सभ्यता को नहीं पढ़ा गया, अपठनीय। देखिए दोस्तों, आपको देखो मेरे लाडलों, आपको समझना होगा कि वैदिक सभ्यता जो थी बाद में, वेदों को बाद में लिखा गया। पहले वेद क्या थे? श्रुति ज्ञान था, सुनकर इस ज्ञान को सुना जाता था और संकलन बाद में किया गया। तो आप देखते हैं कि वेदों का कोई निर्माता नहीं है, कोई लेखक नहीं है। वेदों को जब वेदों का क्वेश्चन पूछा जाता तो यही पूछा जाता है, वेदों के संकलन करता कौन है? तो यानी श्रुति ज्ञान को बाद में लिखा गया। तो उस समय कहते हैं कि मौखिक था तो इसको पढ़ा नहीं गया, बाद में अगर इसको लिखा गया है तो यानी पहले हमारे लिए क्या था? अपठनीय था। और पठनीय में देखिए दोस्तों, इसमें क्या आएगा? महाजनपद काल। क्या आएगा? महाजनपद, इसमें आएगा महाजनपद काल। यानी जिसको आप समझते हैं तो आप देख सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूसफील्ड है, आद्य ऐतिहासिक काल का जनक जॉन मार्शल है, और ऐतिहासिक काल का जनक हेरोडोटस है। और देखें, हमें दो आधार से समझना होगा इतिहास के, दो प्रमुख आधार। एक तो पुरातात्विक साक्ष्य जो प्राचीन वस्तुएं जो उत्खनन या खुदाई से प्राप्त हुई है, दूसरा है लिखित प्रमाण। तो देखिए हमें इन तीनों कालों में क्या प्राप्त हुए? पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। हमारे पास कोई ना कोई वस्तु मानव की मिली, मगर लिखित प्रमाण हमें किसमें नहीं मिले? प्राग ऐतिहासिक काल में। इस काल को कहा जाता है इतिहास की भाषा में अतीत का काल। मानव का अतीत कैसा था? और आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य मिले, मगर आज भी हमारे लिए वो अपठनीय है। इसमें दो चीज आती है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और ऐतिहासिक काल के जनक हेरोडोटस है, जिन्होंने पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ये पठनीय है। क्यों पठनीय है? इसमें माना जाता है महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का काल, जिसको हम कहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, और आप इसी प्रकार जुड़े रहे। और अगली क्लास जो होने की आपकी बिल्कुल फिक्स टाइम पे 8:30 बजे होगी, और हमारे राम सर आपके बीच में आएंगे, बड़े लाडले बड़े प्यारे, जो आपको बताएंगे, मैथ की ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक पे आपको चलाएंगे। तो आप बने रहें, क्लास को छोड़ के ना जाएं। जस्ट 8:30 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी। तो देखिए, हाँ, नमस्कार दोस्तों। देखो, अपनी मैथ्स की जो क्लास होगी वो इस लिंक पे नहीं होगी। एक बार ये लिंक बंद होगा, मैंने अलग से जो लिंक शेयर कर रखा है ना, उस लिंक पे वो क्लास चलेगी मैथ्स की। तो जैसे ये बंद होगा, उस लिंक को प्ले करना चल जाएगा वो। और वो लिंक अगर नहीं मिला हो आपको, तो आप अपने चैनल पे जाके देखना, आपको वो क्लास चल जाएगी। जैसे ये बंद होगी ना, उसके 2 या 3 मिनट में अपनी मैथ्स की क्लास चल जाएगी। तो ये लिंक सिर्फ हिस्ट्री के लिए था, और मैथ्स का अपना अलग रहेगा, ठीक है। तो जैसे ये बंद होगा ना, तो 2 या 3 मिनट के अंदर अपना मैथ्स का चालू हो जाएगा। इस लिंक पे नहीं, वो लिंक चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पर चैनल पे जाके आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो जल्दी ही अपनी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तब तक आप हिस्ट्री पढ़िए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद राम सर का, आए बीच में और अपनी प्रस्तुति देखे गए। देखिए आप, अब इसको हम पाषाण काल को 4 भागों में बांटते हैं दोस्तों। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है दोस्तों मध्य पाषाण काल, अब थोड़ा आपको थोड़ा इजी लगेगा ये, और तीसरा है दोस्तों नव पाषाण काल, और चौथा है दोस्तों उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल, देखिए हमने प्राक ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा। 4 भाग कौन से? पाषाण काल के। पाषाण काल कौन सा? जिस समय मानव ने पत्थर के औजार और पत्थर के उपकरणों का इस्तेमाल किया, वो काल कहलाता है पाषाण काल। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, बिल्कुल आपका सही है सोनू दयाल जाट,
बिल्कुल बिल्कुल, आपका कमेंट सही है। देखिए, पूरा पाषाण काल की हम चर्चा करते हैं। पूरा पाषाण काल में मानव क्या था, मानव की जिंदगी क्या थी, खाना बदोश, खाना खाना बदोश। खाना बदोश किसे कहते हैं, खाना बदोश उसे कहते हैं दोस्तों, यानी मानव केवल पेट भरना जानता था, मानव कुछ नहीं जानता था, केवल पेट की, अपने पेट की भूख मिटाना जानता था, केवल उसको अपना पेट भरना था। जब इंसान पेट भरने की सोचता है तो उसे कहा जाता है इतिहास की भाषा में खाना बदोश, और इसको हम कह सकते हैं मानव क्या था, खाद्य संग्राहक। कहते हैं कि मानव नंगा पुंगा था, मानव को कुछ लेना देना नहीं था, मानव घुमक्कड़ जीवन जीता था, बस भोजन की तलाश में वो भटकता था। जैसे उसको भोजन मिलता, पेट की भूख मिटती, उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचता था। तो खाना बदोश कहते हैं खाद्य संग्राहक। और मानव क्या करता था दोस्तों इस काल में, आखेट, क्या करता था, आखेट। आखेट कहते हैं शिकार, क्योंकि मानव शुरू से किसके बीच में रहा, जंगली जीवों के बीच में रहा। और कई जंगली जीव होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। वैसे अगर आप मानव के कालक्रम में जाएंगे तो मानव सबसे पहले भेड़ों के साथ अपना जीवन जिया और भेड़ों की तरह था। तो देखिए आप, खाना बदोश खाद्य संग्रह आखेट करता था, यानी आखेट कहते हैं शिकार, शिकार करता था। और मानव कैसा था, आदि मानव, आदि मानव था। यानी जब मानव खाना बदोश था, आखेट करता था, मानव नंगा पुंगा था, यानी कहते हैं कि मानव बिना पूंछ का बंदर था, तो उस मानव को क्या कहा जाता है इतिहास में, आदि मानव। क्या कहा जाता है, आदि मानव। और आदि मानव के बाद, यानी इस काल में मानव ने किसका आविष्कार कर लिया था, आग का आविष्कार कर लिया था। किसका आविष्कार कर लिया था दोस्तों, आग का। कहते हैं कि एक बार मानव गुफा में था, गुफाओं में रहता था जीवों के साथ, और कहते हैं कि एक हिंसक जीव ने मानव पर आक्रमण कर दिया। मानव ने अपने आप को बचाने के लिए, यानी चट्टान उठाकर फेंक दी, और कहते चट्टान से चट्टान टकराई और चिंगारी निकली और आग का आविष्कार हो गया। मगर मानव इस समय तक नहीं जानता था कि आग का प्रयोग कहां कहां पर करना है। उसके बाद है मध्य पाषाण काल दोस्तों, और मानव के हथियार क्या थे इस समय, बड़े थे। यहां पर हमें क्या मिली है, हैंड एक्स, इसी में आप आग के आगे लिख सकते हैं, यानी हस्त कुठार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों हैंड एक्स। यानी एक पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है, कुल्हाड़ी टाइप पत्थर का फलक मिला है हस्त कुठार। तो आपसे पूछा जाए कि खाना बदोश जिंदगी कौन से काल में जीता था मानव, पूरा पाषाण काल में। खाद्य संग्रह था आखेट कब किया मानव ने, पूरा पाषाण काल में। आदि मानव के साक्ष्य कौन से काल में मिलते हैं, पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार मानव ने कहा किया, पूरा पाषाण काल में। हस्त कुठार जिसको हैंड एक्स कहते हैं, वो कौन से काल में मिली, पूरा पाषाण काल में। अब दोस्तों मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण में क्या हो गए, मानव के हथियार क्या हो गए, छोटे हो गए साहब। क्या हो गए, हथियार छोटे हो गए। हथियार का आकार क्या हो गया दोस्तों, छोटे हो गए। कहां पर मानव के पास हैंड एक्स थी, चट्टानों का इस्तेमाल करता था। अब धीरे धीरे मानव के हथियार छोटे हो गए, तो इनको कहा जाता है सुगड्ढे हथियार। वो अनगढ़े थे, सुगड्ढे, सुगड्ढे हथियार, यानी मानव ने हथियारों का आकार छोटा कर लिया, वो सुगड्ढे हथियार हो गए। जो हस्त कुठार वो क्या थे, अनगढ़े, जिनका आकार सही नहीं था। यहां तक आते आते मानव के जीवन में हथियार छोटे हो गए, और यहां पर आते मानव ने क्या सीख ली थी, अंत्येष्टि क्रिया। अंत्येष्टि क्रिया सीख ली थी दोस्तों। अंत्येष्टि क्रिया अगर आपने हिंदू धर्म में पढ़ा है कि संस्कार कितने होते हैं, 16, और जो अंतिम संस्कार अंत्येष्टि क्रिया जिसको हम कहते हैं, वो 16वां संस्कार है। यहां पर मानव ने, यानी मानव की मृत्यु होने पर वो दफनाना सीख गया था या उसको जलाना सीख गया था। इसके बाद देखिए नव पाषाण काल की चर्चा करते हैं दोस्तों। नव पाषाण काल में मानव के जीवन में परिवर्तन आया। क्या आया कि मानव ने क्या करना सीख लिया दोस्तों, खेती करना सीख लिया। क्या करना सीख लिया, खेती करना सीख लिया। और जब खेती करेगा मानव तो उसके आवास क्या हो गए, अस्थायी आवास हो गए, अस्थायी आवास।
यानी मानव एक जगह घर बनाकर रहने लग गया, घुमक्कड़ जीवन को छोड़ दिया। पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था? घुमक्कड़ था, खानाबदोश था। वही उसके जीवन में नव पाषाण काल में परिवर्तन आया। मानव ने खेती करना सीख लिया, अस्थायी आवास बना लिया अपना, और यहां पर जानवर को पालना सीख गया। मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पाला दोस्तों? तो वो है कुत्ता। देखिए, पहले भी मानव का कुत्ता प्रिय था, आज भी मानव का कुत्ता प्रिय है। तो मानव ने सबसे पहले कौन से जानवर को पाला? कुत्ता। और यहां पर आपको खेती, कुत्ता के साथ यहां पर किसके साक्ष्य मिलते हैं? पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। और मानव ने पशुपालन करना सीख लिया, भेड़ को पाल लिया उसने, तो अब शिकार छोड़ दिया, वो पशुपालन करने लगा, खेती करने लगा, घुमक्कड़ जीवन को त्याग दिया, अब वो एक अस्थायी आवास बनाकर रहने लगा। अगर आपसे पूछा जाए कि खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़, पाकिस्तान। मेहरगढ़, पाकिस्तान। मैं पाक लिख रहा हूं, आप समझ जाना। मेहरगढ़ पाकिस्तान में कब? 7000 ईसा पूर्व। कब की मानव ने खेती? 7000 ईसा पूर्व साक्ष्य मिलते हैं। और मेहरगढ़ में मिलते हैं। मेहरगढ़ कहां? पाकिस्तान में। अगर आपको चावल के साक्ष्य पूछे तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में मिले हैं। और खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ में, पाकिस्तान में, 7000 ईसा पूर्व में। और सबसे पहले खेती किसकी की मानव ने? तो ध्यान रखें दोस्तों आप, गेहूं और जौ। गेहूं व जौ। और इन गेहूं और जौ को क्या कहा जाता है दोस्तों? इतिहास में इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है यव। क्या कहा जाता है इनको? यव। गेहूं और जौ की फसल को संयुक्त रूप से इतिहास में कहा जाता है यव। सबसे पहले जो आपका आंसर मोहम्मद अफराज का आया, सबसे पहले मानव ने खेती की दोस्तों गेहूं और जौ की। किसकी की? गेहूं और जौ की। और इसके साक्ष्य में कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान, 7000 ईसा पूर्व में। और गेहूं और जौ को क्या कहा जाता है? यव। और देखिए कहां पर की पाकिस्तान के अंदर, अगर अफरेज मोहम्मद अफराज अगर पूछ रहा है तो मैं इसको जवाब देना चाहूंगा कि वह खेती कहां पर की? दो पर्वत श्रेणियों के बीच में। पाकिस्तान के अंदर दो पर्वत श्रेणी है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं सुलेमान और किरथर। कहां पर की? सुलेमान और किरथर। कहां की दोस्तों? सुलेमान। दो पर्वत श्रेणियां हैं, सुलेमान और किरथर। पाकिस्तान में दो पर्वत श्रेणी जिनके बीच, दो घाटियों के बीच में की गई खेती, जो साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान, 7000 ईसा पूर्व। और गेहूं व जौ की यव कहा जाता है सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणियों में। जौ और गेहूं दोनों को यव कहा जाता है इतिहास के अंदर, एक को नहीं कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, पशुपालन की अगर बात करें, सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं आदमगढ़, एमपी। और राजस्थान में मिलते हैं बागोर, भीलवाड़ा। देखिए पशुपालन के अगर आप लिखना चाहो, 8000 ईसा पूर्व। कब मिले हैं? 8000 ईसा पूर्व में मिले। और कहां कहां पर मिले दोस्तों? एक तो है आदमगढ़। आदमगढ़ कहां है दोस्तों? एमपी, मध्य प्रदेश। और दूसरा है बागोर। बागोर सभ्यता जब आप पढ़ोगे, बागोर कहां दोस्तों? राजस्थान में, भीलवाड़ा में। तो सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य जो मिलते हैं 8000 से 400 ईसा पूर्व का जो समय है, आदमगढ़ एमपी और बागोर राजस्थान, भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता जब पढ़ोगे वहां पे बताया जाएगा आपको अच्छी तरीके से। और उत्तर पाषाण काल किसे कहते हैं दोस्तों? उत्तर पाषाण काल कहते हैं जिस समय पाषाण काल का यानी पराभव हो रहा था, पतन हो रहा था, ये काल खत्म हो रहा था। जब कोई भी काल खत्म होता है, जैसे मौर्यों का समय खत्म हुआ तो मौर्योत्तर काल, गुप्तों का काल जब पूरा हुआ तो गुप्तोत्तर काल, ऐसे ही पाषाण काल का जब अंतिम जो पत हो रहा था तो इसे कहते हैं उत्तर पाषाण काल। और उत्तर पाषाण काल में मानव ने किसको खोजा? तांबे को। मानव ने सबसे पहले किस धातु को खोजा दोस्तों? वो धातु है तांबा।
तो मानव ने सबसे पहले जिस धातु को खोजा दोस्तों वो तांबा है। तो आप ध्यान रखें, आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए कि खराबदोष जीवन पूरा पाषाण काल, आखेट पूरा पाषाण काल, आदि मानव के साक्ष्य कहां मिले, पूरा पाषाण काल, हस्त कुठार जिसको हैंड एक्स कहते हैं वो कहां मिली, पूरा पाषाण काल, आग का आविष्कार कहां हुआ, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में हथियार मानव के छोटे हो गए जिनको सुगड़े कहते हैं और अंत्येष्टि क्रिया सीख ली थी, और नव पाषाण काल में मानव ने खेती करना सीख लिया, अस्थायी आवास बना लिए, कुत्ता पाला, पशुपालन किया, और यानी खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों मेहरगढ़ पाकिस्तान 7000 ईसा पूर्व, गेहूं और जो दोनों को यव कहा जाता है, और सुलेमान किरसर दो पर्वत श्रेणियों के बीच में खेती की गई, और यानी पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं 8000 से 400 ईसा पूर्व आदमगढ़ एमपी, बागोर राजस्थान, भीलवाड़ा। तो उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज कर ली मानव ने। तो मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु खोजी, तांबा। तो ये आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। और ये आपको एक चीज दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, मानव ने सबसे पहले चित्रकारी, आदि मानव की चित्रकला के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मानव ने जो चित्र बनाया सबसे पहले किस प्रकार का चित्र बनाया दोस्तों, इस प्रकार का चित्र बनाया, और उसके हाथ में क्या दिखाया गया, भाला। तो आप देखें इस प्रकार के, तो कहते हैं अगर आप नोट डाल के लिख सकते हैं दोस्तों, आदि मानव की चित्रकला के साक्ष्य, आदि मानव ने जो चित्र बनाया, आदि मानव की चित्रकला के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए भीमबेटका की गुफा, गुफा मध्य प्रदेश। यहां पर आदि मानव का चित्र मिला दोस्तों भीमबेटका की गुफा में। इस प्रकार का एक चित्र मिला है जिसको हम कहते हैं आदि मानव के चित्रकला के साक्ष्य भीमबेटका की गुफा। अगर आपसे पूछे कि आदि मानव, भारत में आदि मानव का जन्म कहां पर बताया गया है, भारत में आदि मानव का कंकाल व साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो दोस्तों नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी एमपी। ये देखिए दोस्तों हमारी जो क्लास रही, देखिए आप आज जो हमने पढ़ा बड़े ही अच्छे ढंग से आपने नोटिंग कर ली होगी कि आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आदि मानव की चित्रकला के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश, और भारत में आदि मानव का कंकाल या साक्ष्य जो मिलते हैं, आदि मानव कहां मिला भारत में पहली बार, वो मिला दोस्तों नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश। इस प्रकार आज की जो हमारी क्लास रही कैसी रही, काफी अच्छा लगा, आप लोग आए, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राम सर का जिन्होंने इस चैनल पे हमें आमंत्रित किया, दिल से उनका रेस्पेक्ट है। और ऐसे ही आप जुड़े रहें, अधिक संख्या में जुड़ते रहें, आपको हिस्ट्री की रोचक क्लास मिलती रहेगी, और आप इस प्रकार पढ़ेंगे कि आप आगे अपने आप को किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, और सबका साथ मिला अच्छा लगा। आगे जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों वो कल देखेंगे, तो कल कहीं जाइएगा नहीं, इसी समय इसी वक्त आप मिलें और फिर मुलाकात होगी। शबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। अपनी अगली क्लास जो है दूसरे लिंक पर आएगी, तो सभी लोग एक बार, ये एक बंद होगा एक बार का, और आप चैनल पे रहिए। चैनल पे दूसरा एक लाइव वीडियो आ रहा है, उसको आप कनेक्ट करके। हाँ, सब खैर, सभी को गुड नाइट। सर की तरफ से गुड नाइट, लेकिन मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। अभी फिलहाल क्लास चलेगी अपनी, आप 2 मिनट वेट करिए। 2 मिनट में अपना नया लिंक रेडी है, बस वो चालू कर रहा हूँ मैं। ये बंद होगा और नई क्लास स्टार्ट होगी, तब तक आप ही पानी पी लीजिए। 2 मिनट का रेस्ट है ओनली, सिर्फ 2 मिनट। आप जाएगा कोई भी नहीं, सभी लोग यही रहेगा।
क्लास चलेगी मैथ्स की, और बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है आज। अच्छे अच्छे ट्रिक पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे पर्सन है। कुछ पर्सन मैं आपको घर से करने के लिए भी दूंगा, तो आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा साथ के अंदर, ठीक है। तो ये क्लास बंद हो रही है। सर एक और टॉपिक पढ़ा दो। सर दूर से आए हैं, सर से बोलो ना, तो सर आपको पढ़ाएंगे, एक ही क्या बहुत से टॉपिक पढ़ाएंगे, आप सिर्फ जुड़े रहो रोज, ठीक है। एक साथ आपको भी सारा हजम नहीं होगा, तो एक बार इसको बचा लो बढ़िया, फिर कल अच्छी से और अच्छा मजा आएगा, ठीक है। हाँ मोहम्मद भाई, राम राम भाई। हाँ राम भाई, ठीक है, करते हैं शुरू क्लास। ओके, 2 मिनट वेट करना सभी लोग।